हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। चलिए सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पेपर जो है 3 जनवरी को भी जस्ट हुआ था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है कि सभी बच्चों के लिए जो बाल विकास की प्रक्रिया होती है वो एक समान होती है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते एक विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि जो बाल विकास की प्रक्रिया होती है वो बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में बढ़ते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है कि बाल विकास की प्रक्रिया का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। और ऑप्शन नंबर डी है कि बाल विकास से माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बाल विकास की प्रक्रिया होती है वो बहुआयामी होता है, क्योंकि बच्चे इसमें विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में बालक का तीव्र गति से विकास होता है तथा कुछ क्षेत्रों में आप देखे होंगे धीमी गति से उनका वृद्धि होता है, धीमी गति से विकास होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विकास का डैश यानी कि विकास का कौन सा सिद्धांत अब बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन आपका ए है घुमावदार, ऑप्शन बी है विशिष्टता, ऑप्शन सी है अधोगामी, ऑप्शन डी है शीर्षगामी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधोगामी, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि जो अधोगामी का सिद्धांत है, विकास का अधोगामी सिद्धांत है, वो बताता है कि जो गामक कौशलों का विकास होता है वो शरीर के मध्य से स्टार्ट होता है और शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। यानी कि आप समझ रहे हैं, ये निकट से दूर की ओर, ठीक है, यानी कि फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस का अनुसरण करता है। यानी कि पहले बालक के केंद्र में स्थित जो भी उनके अंग हैं उनका पहले निर्माण होता है, फिर जो है उसके दूर के स्थित अंगों की रचना होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बालक पहले क्या करते हैं, हाथ व पैर के मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर बाद में वो उंगलियों के संचालन में निपुण होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ऑप्शन ए है इन्फेंसी, शैशवावस्था, ऑप्शन बी है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है मिडिल चाइल्डहुड और ऑप्शन डी है एडोलसेंस, किशोरावस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बालक जो है कल्पनाशीलता वाली खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं, एक जिसमें जो है एक होता है प्रारंभिक, यानी कि उसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है, जो 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों इसमें आते हैं, और उत्तर बाल्यावस्था में 7 से 12 साल के बच्चे इसमें आते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक संस्थाएं हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों का समाजीकरण के लिए द्वितीयक संस्थाएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए है परिवार, ऑप्शन बी है मीडिया, ऑप्शन सी है धार्मिक संस्थाएं, ऑप्शन डी है विद्यालय। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि क्या पहला, दूसरा, चौथा है या फिर ऑप्शन सी है कि पहला, तीसरा, चौथा। तो इन सब को समझने से पहले आप पहले देखेंगे कि जैसा आपको पता है कि जो फैमिली है, परिवार जो होता है वो सामाजिकरण का प्राथमिक संस्था है। क्या है? प्राथमिक संस्था है। और जो विद्यालय होता है, मीडिया हो गया, धार्मिक संस्था है, ये सब द्वितीयक संस्थाएं में आती हैं। यानी कि आपका दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही होगा, लेकिन आपको नीचे कहीं भी ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है।
तो इसका राइट आंसर आप कुछ भी टिक नहीं करेंगे। अगर दिया होगा तो आप दूसरा, तीसरा और चौथे को ही टिक करेंगे, क्योंकि द्वितीय संस्थाएं में मीडिया, धार्मिक संस्थाएं और विद्यालय ही आता है। ठीक है, हालांकि ये पेपर में सेम ऐसे था, लेकिन आयोग ने जो है इसका कोई भी आंसर नहीं माना और सबको जो है इक्वल नंबर मिले थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। तो सपोज कि वो पेंसिलें जो हैं क, ख और ग हैं। ठीक है, तो वह देखती है कि जो पेंसिल क है वो ख से बड़ी है, पेंसिल क ख से बड़ी है और ख पेंसिल ग से बड़ी है। तो अंत में रुचि निष्कर्ष निकालती है कि जो पेंसिल क है वह ग से भी क्या है, बड़ी है। ठीक है, क जो है ग से भी बड़ी है। तो बताना है आपको जो वह, तो आपको ये बताना है कि वह जीन पियाजे की किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। ऑप्शन ए है क्रमबद्धता, ऑप्शन बी है संरक्षण, ऑप्शन सी है सकर्मक अनुमान, ऑप्शन डी है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सकर्मक अनुमान। ठीक है, वो जो है उसके सामने 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, तो वो देखती है कि क ख से बड़ा है और ख भी ग से बड़ा है। ऐसे वो अनुमान लगाती है कि जो पेंसिल क है वो किससे बड़ा होगा, ग से बड़ा होगा। ठीक है, तो यह जीन पियाजे के सकर्मक अनुमान संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। ऑप्शन ए है, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें सीडीपी का तो आप चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करें पहले। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रतिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, ऑप्शन सी है अमूर्त चिंतन, ऑप्शन डी है प्रतिज्ञापित चिंतन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्तन, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक प्रतिवर्तन यानी कि रिवर्सिबिलिटी कर पाने के योग्य होता है। यही क्वेश्चन है था ना, हाँ यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आप रिवर्सिबिलिटी का यहाँ पे मतलब समझ पा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं, जिसमें जो तीसरा चरण है, जो आपका तीसरा चरण है, उसमें आपने देखा होगा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक के बालक के लिए, उसमें बालक जो है 10 से 1 तक की उल्टी गिनती भी स्टार्ट किया, यानी कि रिवर्स अपने विचार को जो है रिवर्स भी कर सकता है और उसे आगे ले जाने की भी योग्यता रखता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला है कि पारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर बी है अपारंपरिक चरण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पारंपरिक चरण और ऑप्शन नंबर डी है पूर्व पारंपरिक चरण। तो पहले तो ये जान लीजिए कि कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास की 3 स्तर बताए थे। ठीक है, उन्होंने 3 चरण बताए हैं, एक पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और पूर्व पारंपरिक चरण। तो इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपारंपरिक चरण, उन्होंने ऐसा कोई चरण नहीं बताया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। ठीक है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत आपको पता होगा। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है
कि अब हमको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में पहला दिया है कि उस अध्यापिका को सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, इससे बचनी चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, इससे बचना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, या ऑप्शन नंबर डी है कि आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग करना। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है सी इज़ करेक्ट कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो ले वाइगोत्स्की के संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षा अधिगम प्रक्रिया अगर तैयार करना चाहती है तो उसको जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों पर अपने शिक्षण अधिक कराना चाहिए। यानी कि जो है अगर समाज से इंटरेक्ट होगा तो बालक अच्छे से सीख सकता है, समाज की अंतर्क्रिया के बीच रहकर वो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है और उसका सामाजिकरण भी हो सकता है। तो उन्होंने सामाजिक की बात की थी, तो यहाँ पे मानकीकृत परीक्षाओं के इस्तेमाल से उस अध्यापिका को बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो ऑप्शन नंबर ए है सहकर्मी सहयोगिता यानी कि पीयर कोलैबोरेशन, ऑप्शन नंबर बी है सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर सी है रट कर याद करने पर बल, या ऑप्शन नंबर डी है गैर संदर्भित पाठ्यक्रम। तो इन्होंने जो है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीयर कोलैबोरेशन। ठीक है, यानी कि सहकर्मी सहयोगिता जो लेव वाइगोत्स्की ने जो है अपने संरचनात्मक सिद्धांत में ये बताया था कि विद्यार्थियों में अधिगम को सबसे सुसाध्य करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा कि सहकर्मी सहयोगिता, उनके पीयर्स के कोलैबोरेशन। ठीक है, देखिए सहकर्मी सहयोगिता एक शैक्षिक पद्धति है, इसका उपयोग वर्तमान की कक्षाओं में सीखने की सुविधा के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। क्वेश्चन फिर से रीड कीजिए कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे और सिर्फ अध्यापक को निर्देश देने चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, या ऑप्शन नंबर सी है कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थकता से सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्धि अनुभव लाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रगतिवादी कहा जा रहा है ना, तो देखिए जब प्रगतिवादी कक्षा होगा तो वहाँ पे बच्चे जो है कई अपने अलग अलग प्रकार के अनुभव लाएंगे और सबके अपने अपने विचारधाराएं होंगी। ठीक है, तो उस अध्यापिका का कर्तव्य होना चाहिए कि वह बच्चों के अनुभव को समझे और उसके अनुभव से जोड़कर ही उन्हें पढ़ाए ताकि बच्चे को सीखने में आसानी हो सके। ठीक है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे ये खिलौना पसंद नहीं, क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। ठीक है, देखिए रोहन को खिलौना दिया जाता है गुड़िया, तो वो क्या कहता है कि मुझे गुड़िया ये खिलौना खेलना पसंद नहीं क्योंकि गुड़िया तो लड़की खेलती है। अब ये कहा जा रहा है कि इसका उदाहरण है जेंडर प्रासंगिकता या जेंडर भेदभाव, जेंडर रूढ़िवादी या फिर जेंडर स्थिरता। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेंडर रूढ़िवादिता। यानी कि इसमें बच्चे को जो है आप देखे होंगे, नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप लड़के हैं या फिर आप लड़कियां हैं, लड़कियां बाहर का काम करती हैं, सॉरी लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़कियां अंदर का काम करती हैं, या लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी कि ये क्या है जेंडर रूढ़िवादिता का एग्जाम्पल है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है और शिक्षिका द्वारा यह किया गया कार्य क्या है? पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्याय उचित है, या फिर यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है, या ये बताता है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है, या ऑप्शन नंबर डी कि सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलित को सुनिश्चित करने में प्रतिभाशाली होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए अगर एक शिक्षिका अपने पसंद की ही कुछ बच्चों को बार बार उत्तर उससे पूछ लेती है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेती है, तो शिक्षिका द्वारा जो ये कार्य है वो विद्यार्थी को समान अवसर से वंचित कर देता है, यानी कि सारे बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। वो ये तो देख लेते हैं कि हाँ बच्चे को समझ में आया, लेकिन अगर बार बार उसी बच्चे से हम पूछेंगे तो बाकी लोगों को अवसर नहीं मिल पाएगा। सो ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणज वैकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है, कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं निश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी है, विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर सी है, पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना। यह ऑप्शन नंबर डी है कि विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई बालक जो है गुणज वैकल्प से जूझ रहा है, इसके लिए ये है कि विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कि कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? ऑप्शन नंबर ए है स्पर्शिक ग्लोब, ऑप्शन नंबर बी है छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, ऑप्शन नंबर सी है दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है डी है ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, इसका सिंपल है कि ये जो है दृष्टिबाधित है, तो छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें जो है उसके लिए लाभदायक नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? ऑप्शन नंबर ए है अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी है अभिसारी चिंतन, या ऑप्शन नंबर सी है अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन नंबर डी दिया है कि नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में पहला, दूसरा या तीसरा, या ऑप्शन नंबर बी में दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी चिंतन। ठीक है, देखिए एक सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है और नवीन आमुख उत्पादन की भी योग्यता होती है।